जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे भारत के संविधान में संवैधानिक विकास का जो चैप्टर है, उसी क्रम में हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था और उसके बाद 1786 का जो एक्ट है उसको पढ़ा गया था। और हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि कैसे ब्रिटिश कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित होती है और भारत में आके व्यापार करना शुरू करती है। उसके बाद फिर ये कंपनी प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में ये महत्वपूर्ण युद्ध जीत के और कैसे अपने आप को महान घोषित कर लेती है और स्वच्छंद हो जाती है, जिसमें आपने देखा होगा इतिहास में कि कंपनी में जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार में काफ़ी निर्लिप्त थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए नियम कानून बनाए। उसी नियम कानून को हम लोग संवैधानिक विकास के क्रम में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1786 का आया, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जब ये कंपनियां स्वच्छंद रूप से लोगों का शोषण करने लगती हैं और हड़प की नीति अपनाते हैं और क्या कहते हैं कि जबरदस्ती उन पे सहायक संधियां थोपी जाती हैं, इन सब के कारण 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब डायरेक्ट जो है भारतीयों के ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश करती है और ताज का शासन शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे क्रम में कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम होता है और 1857 की क्रांति के बाद कैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसकी वजह से लोगों को जागरूक किया जाता है। उसके बाद 1915 में गांधी जी का आगमन और फिर उसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में ही हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में समय समय पर नियम कानून बनाए जाते हैं और अंततः भारत को 1947 में स्वतंत्रता दे दी जाती है। उसके बाद पार्लियामेंट का गठन होता है, 1950 से 52 के बीच में चुनाव होता है और पहली बार नेहरू जी की सरकार चुन के आती है। अब नियम कानून भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा और फिर हम भारत की आज़ादी के क्रम में चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए, अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोग क्रम से देख रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें शॉर्ट नोट्स में बनाई हैं, उस चीज़ को देखिए और याद करने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट आया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनके कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कि कैसे कंपनी चलाई जाए और कंपनी पे पकड़ बनाने के लिए। तो उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, 3-4 प्रावधान हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिनको देखना है। तो पहला नियम यह है कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ब्रिटिश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो आई थी ये संरक्षण प्राप्त करके कि हमको जो है व्यापारिक एकाधिकार दिया जाए। जब ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर व्यापार करते हैं तो उसमें जो उपभोक्ता वर्ग होता है उसको लाभ होता है कि हाँ भाई, कई सारे लोग हैं, कोई सामान बेचा जा रहा है या वहाँ से खरीदा जा रहा है, तो वहाँ पे जो बेचने वाला होता है, जब खरीदने वालों की मांग ज़्यादा होती है तो जो बेचने वाला होता है वो हमेशा लाभान्वित होता है। डिमांड और सप्लाई का आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, आप लोग तो खुद उर्जित पटेल के से कम थोड़ी ना है, वहाँ पे चीज़ों को समझा होगा, देखा होगा। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट को। तो देखिए, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया और चाय का जो व्यापार था भारत के साथ उसको और चीन के व्यापार में इनको छूट दे दी गई कि अभी आप यहाँ पे एकाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो इनका एकाधिकार था वो इनसे ले लिया गया। दूसरा प्रावधान क्या किया गया भैया, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा करने की बात हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी से कहा कि आप भारतीयों के लिए शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्चा करिए। सोचिए कि 1 लाख रुपया जो शिक्षा पे खर्च करने की बात ये लोग कह रहे थे, किस आधार पे और कितना ज़्यादा सुधार किया जा सकता था उसमें, वो समझ में तो नहीं आती हैं चीज़ें। खैर, कंपनी आज भी आपने देखा होगा कि कंपनी एक्ट जो बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसमें भी कंपनियां जो है
भारत के इन्वायरमेंट के लिए और क्या कहते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए शिक्षा पे अलग अलग तरीके से खर्च करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। तीसरी बात है जो महत्वपूर्ण है, ईसाई पादरियों का भारत में आगमन हुआ। इसमें क्या होता है भैया कि पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने के लिए रोक दिया गया था कि आप नहीं जाओगे। अब यहाँ से भारत में ये लोग धर्म प्रचार, ईसाई का धर्म प्रचार करेंगे और लोगों को धर्मांतरण कराएंगे। आजकल बड़े चर्चा में रहा है मतांतरण। हम ये चीज़ ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि पैसे देके किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये ठीक बात नहीं है। मानते हैं कि भारत में संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं कि लोग अपने हिसाब से किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को पैसे देके या फिर किसी लालच में जोर जबरदस्ती से धर्म का जो है परिवर्तन कराओगे तो वो ठीक बात नहीं है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसमें माफ़ी नहीं होगी, उसमें सज़ा हो जाएगी। ये लोग समझें इस चीज़ को और आपस में जो एक प्यार है, एक जो संवेदनशीलता है उसको बना के रखें। जिसको जो मन करेगा वो धर्म अपने हिसाब से अपनाएगा। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि भाई जबरदस्ती चीज़ों को एक्सेप्ट करो, लेकिन ये लोग लालच देके धर्म परिवर्तन कराने का काम शुरुआत यहीं से होती है। खैर, उसके बाद एक नियम और आया जिसे कहा जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ प्रावधान किए गए जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी देखिए हम लोगों ने ऊपर देखा था 1813 वाले में कि चाय के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार होता है उसके लिए इनको छूट दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पे उसे भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या प्रावधान रहा इसमें? सेना में भर्ती का भेदभाव समाप्त किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने यहाँ सेना रखती थी, लेकिन उसमें भी सेनाओं में भेदभाव किया जाता था। उनके साथ बड़ी अपमानजनक चीज़ें होती थी। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और जातिवाद फैलाया जाना था। इस समय ये लोग शुरुआत कर दिए थे कि हिंदुओं को रखेंगे, मुसलमानों को रखेंगे, नहीं रखेंगे। इन सब चीज़ों को इन्होंने यहीं से प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद और क्या प्रावधान किया गया भैया? बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये क्या है भैया? एक मिनट रुक जाइए, कुछ समस्या हो रही है। चलिए, ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं इन्हें अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इनको काफी अधिकार दे दिए गए। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ है। तो यहाँ हमने लिखा है चीज़ों को कि विलियम बेंटिंग हुए हैं, उनको बंगाल का अंतिम गवर्नर कहा गया। सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहा गया तथा पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पे उसकी पोस्ट को समाप्त करके अब उसे पूरे भारत का जो है उत्तराधिकार या कह सकते हैं कि पोस्ट दे दिया जाता है। तो अब वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि विलियम बेंटिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहा गया और पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ये पहला, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ है। अगली क्या चीजें हैं इसमें? गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। मैकाले इस परिषद के पहले सदस्य थे। पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो विधि सदस्य पहला जोड़ा गया उसमें कौन शामिल थे, तो मैकाले को आप टिक करके आएंगे। अगला क्या प्रावधान किया गया भैया? देखिए, ये सब चीजें क्या है ना कि आपको याद होनी चाहिए किस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन रहा है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन रहा है, पूरे भारत का गवर्नर पहली बार कौन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और एक जो अंतिम बात है इसमें 1833 का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 1833 का चार्टर है। इसी के तहत 1843 में दास्ता का अंत किया गया था। किसके समय में? एलनबरो के समय में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। 1813 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा, जिसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा किया गया। ईसाई पादरियों को
भारत में आने की परमिशन दी गई। 1833 के एक्ट में क्या हुआ भैया, तो जो चाय का व्यापार था और चीन के साथ व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। सेना में जो भर्ती हो रही थी उसका जो है भेदभाव समाप्त कर दिया गया। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें पहले जो पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए हैं वो विलियम बेंटिंक हुए हैं। इतनी चीज़ों को हम लोगों को याद रखना है। कोशिश करिए कि अब ये पढ़ लिया है आप लोगों ने ना, अब इस पर क्वेश्चन लगाइए। घटना चक्र की जो बुक है या आपको कहीं से मिल जाए क्वेश्चन, उसको लगाते रहिए, और नहीं तो ये सब गोल हो जाएगा, एक समय बाद याद नहीं रहेंगी चीज़ें, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे चीज़ों को तब काफ़ी समय तक वो चीज़ें लर्न रहेंगी। और तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें जगह भी नहीं बची है, या तो इसको मिटा के हम जो है और चीज़ों को लिखा दें। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और कंटिन्यूटी के साथ क्लास चलेगी, है ना। रोज हम कोशिश करेंगे कि ये धीरे धीरे चीज़ें समाप्त हो जाए। एक एक दो दो पॉइंट याद रखिए, बाकी जो भी होगा हम इसके बाद पढ़ेंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, संविधान सभा। संविधान सभा के बाद पढ़ेंगे हम लोग संविधान का निर्माण, और इसी क्रम में फिर आगे चीज़ें चलेंगी। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए, है ना। बाकी तो आप समझदार है, ये क्या कहा जाए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।